नमस्कार दोस्तों, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब जीके जीएस के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें। तो बिना लेट किए हम सब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो हम सब क्वेश्चन पहला नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1526, ऑप्शन बी 1536, ऑप्शन सी 1530, ऑप्शन डी 1546। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हैं। अब बात आया है दोस्तों पानीपत के युद्ध से, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, जबकि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। याद रखेंगे दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अब यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आपको बतलाना है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। इन सभी पॉइंट को आप ज़रूर याद रखेंगे। यदि इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर सॉल्व करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मानसरोवर झील कहाँ स्थित हैं? 2 नंबर क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित हैं? भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बुलर झील और डल झील कहाँ स्थित हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों, बुलर झील, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। लोनार झील कहाँ स्थित हैं दोस्तों? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस बात को आपको याद रखना है। जबकि चिल्का झील कहाँ स्थित हैं? राजस्थान में। इन सही पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 3 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब नदी से संबंधित क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे पूछे जाएंगे आपको, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित हैं। याद रखेंगे। लखनऊ पूछेंगे किस नदी के किनारे स्थित हैं दोस्तों? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। जबकि पूछेंगे गोवा किस नदी के किनारे स्थित हैं? मांडोवी नदी के किनारे स्थित हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ? 1336 ईस्वी में। किसने किया था दोस्तों? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। इस बात को आप सब जरूर याद रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आपको बतलाना है हम्पी। याद रखना दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास हैं, रेबीज किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, रेबीज नामक बीमारी विषाणु के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। मेनिंजाइटिस किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोवस्की ने। जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जबकि जीवाणु का खोज किसने किया था? जीवाणु का खोज ल्यूवेनहोक ने। दोस्तों याद रखेंगे, जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहोक ने। 4 नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? विटामिन,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अब बात आया शहद का, जो मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है दोस्तों? एपीकल्चर, याद रखेंगे। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। जबकि मछली पालन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, याद रखेंगे दोस्तों। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर। इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर हमारे पास, और ये अनुच्छेद से संबंधित हैं और अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि कम से कम 1 से 2 अनुच्छेद तो एग्जाम में जरूर रहते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इस बात को याद रखेंगे। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुच्छेद 2 के बारे में बतला देते हैं दोस्तों। विदेशी भूमि का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। वर्तमान राज्य के सीमा में नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है, इस बात को याद रखना दोस्तों। और संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 है। और इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे पूछेंगे, कानून के समक्ष संरक्षण या समानता किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 14 में, याद रखेंगे। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में। बलात्सर्म निषेध है दोस्तों अनुच्छेद 23 में, याद रखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों आपसे, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। तो दोस्तों बहुत सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ अनुच्छेद हम आपको बता दिए हैं, तो ये सब याद रखेंगे। धीरे धीरे हम सब अक्सर अनुच्छेद को पढ़ लेंगे। और आप सब भी यदि तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और घर में भी खूब ज़्यादा देर तक पढ़ते रहिए दोस्तों। ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको याद रहेंगे एग्जाम में, आपको उतना ज़्यादा मदद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, नील नदी, जिम्बाजी नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाजी नदी पर स्थित हैं, याद रखेंगे। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हैं। जोग या गोसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित हैं। इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछेंगे तो अमेजन, याद रखेंगे। जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। 3 पॉइंट बताए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे पास, 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है हीरा किस कारण से चमकता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आया हीरा का, तो हीरा का अपवर्तन कितना होता है दोस्तों? 2.42, याद रखेंगे। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? 2.42। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है, इस बात को भी याद रखना है दोस्तों। और हीरा किसका अपरूप है? हीरा कार्बन का अपरूप है। उसके आगे देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का बात आया है, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद रखेंगे। और साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है किस कारण से? तो साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। भारत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों रजिया सुल्तान। उसके आगे देख लेते हैं, रजिया सुल्तान के पति कौन थे? अल्तुनिया, याद रखेंगे। रजिया सुल्तान के पति कौन थे? अल्तुनिया।
गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो बतलाना है दोस्तों इल्तुतमिश, और गुलाम वंश का संस्थापक पूछेंगे तो आपको बतलाना है कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बलबन ने। इस बात को याद रखेंगे, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बलबन ने। इसके साथ साथ पूछे जाते हैं प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछेंगे अस्थाई सेना किसने रखा था? तो ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों को वेतन देने की प्रणाली किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके साथ साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे घोड़ा दागने की प्रणाली, उसके साथ सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रणाली किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली को शुरू करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किस वंश के शासक ने जारी किए थे? गुलाम वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासक ने जारी किए थे। अब बात आया है दोस्तों सोने के सिक्के से, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया? यूनानी ने, याद रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया? यूनानी ने। शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया? कुषाण ने। और सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का किसने चलाया? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों गुप्त ने, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया? गुप्त ने चलाया। बात आया है सोना का, तो सोना का संकेत हो जाएंगे दोस्तों Au। इसका लैटिन नाम औरम है। सबसे तन्य धातु कौन सा है दोस्तों? सोना। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। इन सभी पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, याद रखेंगे। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बतलाना है हाइड्रोजन। और दूसरे नंबर पे सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीलियम। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इस बात को भी आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकते हैं सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है दोस्तों, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो राइट आंसर हो जाएंगे गुरु अंगद। गुरु नानक की जीवनी किसने लिखा? गुरु अंगद ने लिखा था। उसके बाद आया है दोस्तों गुरु नानक का। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक का निधन कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। गुरु नानक ने किस धर्म का स्थापना किया था? तो आपको बतलाना है गुरु नानक ने सिख धर्म का स्थापना किया था। सिख धर्म में कुल मिला के कितना गुरु हुए थे दोस्तों? तो 10 गुरु हुए थे सिख धर्म में। उसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था? तो बताएंगे जहांगीर ने। तो याद रखेंगे दोस्तों तेग बहादुर के बारे में पूछेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे औरंगजेब। और गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछेंगे तो आपको बतलाना है जहांगीर। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो बतलाना है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म पटना में हुआ था और ये जन्म स्थान कहता है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन यदि देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हैं राज्यसभा के द्वारा
लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए? 12 दिन, 14 दिन, 20 दिन, 25 दिन। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। धन विधेयक का बात आया है दोस्तों, तो धन विधेयक का विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 में। और धन विधेयक का परिभाषा किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में। याद रखेंगे, धन विधेयक का परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। उसके आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा का बात आया है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। उसके आगे यदि बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। याद रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का बात आया है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52 में। और भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 63 में। याद रखेंगे। उसके आगे राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 72 में। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि ये सब एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, बराबर रिपीट होते रहते हैं। उसके आगे देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो शपथ पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन यदि बात करते हैं दोस्तों 15 नंबर का, तो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद है। गाए जा सकने वाले वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। और गद्य तथा पद दोनों जगह मिलता है यजुर्वेद। फिर से देखेंगे दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, गाए जा सकने वाले वेद सामवेद हैं और गद्य तथा पद दोनों जगह मिलते हैं यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएंगे सामवेद को। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में कुल कितना मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितना सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और कितना ऋचा हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। इन सभी पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावे ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र, जबकि अग्नि के लिए 200 मंत्र का वर्णन किया गया है। अग्नि के लिए कितना मंत्र हो जाएंगे दोस्तों? 200 मंत्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत के लेखक कौन हैं? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, कालिदास, चाणक्य। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, महाभारत के लेखक कौन हैं? महर्षि वेदव्यास। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? जय संहिता। इस बात को याद रखेंगे, महाभारत को जय संहिता के भी नाम से जानते हैं। उसके आगे यदि क्वेश्चन पूछेंगे, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था? 18 दिनों तक हुआ था, कौरव और पांडव के बीच में। उसके आगे रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? वाल्मीकि। याद रखेंगे। रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, कुछ भी आप बता सकते हैं, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, हजामती दर्पण के रूप में अर्थात दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके साथ साथ देखते हैं दोस्तों,
कहता है डॉक्टर के द्वारा रोगियों का नाक, कान, गला आदि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जबकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों अनंत होती है। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि दोस्तों उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप इन सभी पॉइंट को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। अब बात आया अकबर का, तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर का निधन कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। जब अकबर का निधन हुआ तो दोस्तों इसको आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। उसके आगे यदि बात करते हैं दोस्तों, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? 1562 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, दास प्रथा का अंत कब किया था अकबर ने? 1562 ईस्वी में किया था। उसके आगे यदि बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर, और हम इस प्रकार से लास्ट आ चुके हैं दोस्तों। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, चेन्नई। तो राइट आंसर हो जाएंगे इसका, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बतलाना है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि बात कर लेते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में, न्यूटन में, पास्कल में, जूल में। तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एकॉस्टिक्स कहते हैं, याद रखेंगे। बात आया न्यूटन का, तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, कार्य तथा ऊर्जा के ऐसे मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? जूल होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताइए कि 20 क्वेश्चन में आपको पहले से कितना क्वेश्चन आता था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।